जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। साइंस की सीरीज हम देख रहे हैं और जहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन यूपीपी, जेल वार्डर, यूपीएसआई जो विभिन्न एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं वहीं से क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। ये सारे क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ाम हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। सो गाइस, लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ भी मिलेंगी जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी होंगी। और आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अग्निवीर में जो एनए वाला पार्ट है उसके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल एकदम रामबाण साबित हो सकती है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, रोडेशिया एक आम बीमारी है, एक जनरल बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन नस लिखा है, ऊतक लिखा, त्वचा और हड्डी। थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद जवाब तो आप चुटकी में बना देंगे। पहले समझिए, जो रोडेशिया बीमारी है इसमें होता क्या है कि जब कोई बॉय या फिर गर्ल लगभग 15 साल के बाद की अवस्था को क्रॉस करता है तो उसके चेहरे पर पिंपल्स या दाने टाइप में थोड़े से निकलते हैं और जिनको दबाने के बाद उनसे हल्का सा वाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ निकलता है और इस बीमारी से लगभग बहुत सारे लोग पीड़ित भी होंगे। उसी को हम रोडेशिया कहते हैं। तो जवाब तो आपने बना दिया होगा, जवाब इसका हो जाएगा त्वचा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ आप देख भी पा रहे हैं, ऐसे जो आपके पिंपल्स निकलते हैं, जो चेहरे पे दाग पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं रोडेशिया। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है तो हम आपको थोड़ा से बता रहे हैं। यहाँ पर मानव हृदय बनाया गया है। मानव हृदय में 4 चेंबर है, दायां अलिंद है और बायां अलिंद है और दायां निलय है, बायां निलय है। कहने का अर्थ ये है कि 2 अलिंद है और 2 निलय है। 4 कोष्ठक टोटल इसमें दिखाए गए हैं। और यहाँ अगर हम ध्यान दें, जो महाधमनी है ये बाएं निलय से कनेक्ट हो रही है और वहीं पर जो महाशिरा है ये दाएं अलिंद से कनेक्ट हो रहा है और वहीं पर जो फुसफुस धमनी है ये दाएं निलय से कनेक्ट हो रही है और जो यहाँ पर फुसफुस शिरा है ये बाएं अलिंद से कनेक्ट हो रही है। तो इस हिसाब से हमारा जो जवाब बनेगा बाएं निलय बिल्कुल हमारा सही जवाब बन जाएगा, क्योंकि बाएं निलय से हमारी महाधमनी कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि पेड़ पौधे जब निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद जो अंडाशय है, अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है। कहने का अर्थ यही है। आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, जो ओवरी होते हैं जिन्हें हम अंडाशय कहते हैं, महिलाओं में पाया जाता है, और या फिर जो आपके पेड़ पौधे हैं वहाँ भी अंडाशय पाया जाता है। यहाँ अंडाशय है और अंडाशय में कोई भी अंडाशय होता है, जब वहाँ शुक्राणु पहुँचता है तब उससे निषेचन करता है और निषेचन करने के बाद वहाँ पर युग्मनज बनते हैं जिसे हम जायगोट कहते हैं और उसी के बाद में वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जवाब बन जाएगा बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो जो अंडाशय होते हैं निषेचन के बाद एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर वो बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है। तो जो पौधे होते हैं, आप देखते हैं कि पौधे जड़ से पानी को सोखते हैं और ऊपर शीर्ष तक पानी पहुंच जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों को परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को क्या कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम ध्यान दें, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जिम्मेदार हमारा जाइलम हो जाएगा। बिल्कुल हमारा राइट जवाब हो जाएगा। एक फ्लोएम लिखा हुआ है, तो फ्लोएम कब सही होता है? अगर यहाँ पूछा गया होता कि पौधों में जो खाद्य पदार्थ उनका विस्तार किससे किया जाता है या फिर उसको किससे
भेजा जाता है तब जवाब आपका फ्लोएम हो जाता है। तो फ्लोएम से आप पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग में बांटते हैं, और जबकि जाइलम जड़ों द्वारा शीर्ष तक पहुंचता है जाइलम के द्वारा। एक ऑप्शन यहाँ कोलेन कायमा लिखा गया है। तो कोलेन कायमा मैं आपको बता दूं, जो पौधे में आप देखते हैं, कोई भी पौधा देखें तो किसी भी पौधे में आप देखें लचीलापन होता है। पौधे की एक डाल आप पकड़ेंगे और ऐसे मोड़ेंगे तो बिल्कुल मुड़ जाएगी। तो ये किस कारण हो पाता है? तो कोलेन कायमा की वजह से ही हो पाता है। और अगला लिखा है स्क्लेरन कायमा। तो इसका अर्थ ये है कि पौधे, जो भी पौधा होता है, पौधे को आप ऐसा करिए कि पौधे को जो मजबूती होती है, जिस आप देखते हैं जिसमें पौधा ठोस होता है, तो जो ठोस की अवस्था आती है स्क्लेरन कायमा की ही वजह से आती है। चलिए बढ़ते हैं। इस हिसाब से हमारा जवाब हुआ जाइलम। जाइलम जल का परिवहन करता है और साथ ही में खनिज लवण का भी परिवहन यही करता है, और जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है यहाँ पूछा जा रहा है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, ब्लड में कुछ ऐसी कोशिका जिनकी उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के गठन होता है। तो जो आपके रक्त का थक्का है बनता है, ये किसकी उपस्थिति के कारण हो पाता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पहला ऑप्शन लिखा है एरिथ्रोसाइट, जिसे हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा आरबीसी से बिल्कुल संभव है नहीं। अगला मोनोसाइट लिखा है। तो मोनोसाइट तो भैया जो आपके डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार मोनोसाइट भी होता है। अगला लिम्फोसाइट लिखा है। तो लिम्फोसाइट भी आपकी डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार है। डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार लिम्फोसाइट है। और आपको पता भी कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी है, ये आपकी रोगाणुओं से लड़ते हैं, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं डब्ल्यूबीसी। और अगला जो आपका लिखा है थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम बिम्बाणु कहते हैं, यही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, तो आपका जवाब थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, याद ध्यान दीजिएगा आप, दो प्रोटीन है, एक हिपैरिन है, एक का नाम हिपैरिन है, एक है हिपैरिन है। तो हिपैरिन का काम क्या है? तो हिपैरिन का काम ये है कि मानव में जो आपका रक्त है, मानव रक्त को शरीर के भीतर नहीं जमने देता। तो जो हिपैरिन है मानव के रक्त को शरीर के भीतर जमने नहीं देता, और जबकि जो आपकी थ्रोम्बोसाइट है, ये आपकी रक्त कोशिकाएं ऐसी हैं जो रक्त को जमने में मदद करती हैं। तो थ्रोम्बोसाइट रक्त को जमाती है, जबकि हिपैरिन रक्त को जमने से रोकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ लिखा है कि जो जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणियों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का मतलब सीधा सीधा है युग्मनज से है। गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, जवाब आपका युग्मनज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और युग्मनज को आप कहते हैं जायगोट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन का अर्थ ये है कि जब नर और मादा के गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, या फिर से हम जायगोट के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। कहने के अर्थ है जो मादा है, मादा में एक अंडाशय होता है, और अंडाशय और जो पुरुष होते हैं उनमें शुक्राणु पाए जाते हैं। तो शुक्राणु और अंडाशय जब आपस में रिएक्ट करते हैं, उसके बाद आपका जो निर्माण होता है युग्मनज बन जाता है, और जिसे हम जायगोट कहते हैं। यहाँ आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर ओवरी या फिर अंडाशय दिखाया गया है, और यहाँ पर पुरुष का शुक्राणु है। और जब ये निषेचन करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद जायगोट बन जाता है। और जायगोट के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एम्ब्रॉयो लिखा है। तो एम्ब्रॉयो का अर्थ ये है कि भ्रूण अवस्था आपकी विकसित होने लगती है, और उसके बाद भ्रूण की जो अगली अवस्था उसे फीटस कहा जाता है, और उसके बाद एक बेबी का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ आप करेंगे युग्मनज, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम जायगोट के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न आपके एकदम शानदार होने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन भी हैं। आगे यहाँ लिखा गया है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से
आगे डॉट डॉट लिखा है, कितना मूत्र विसर्जित करता है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीपी कांस्टेबल 25/10/2018 में। उत्तर जरा आप भी सोचिए मेरी तरह। देखिए यहाँ पहला लिखा गया है 1.2 लीटर है, फिर अगला 3.0 लीटर मतलब 3 लीटर है, फिर 2.5 मतलब 2.5 लीटर, 1.8 लीटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जवाब कैसे बनाएंगे आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। चलिए मैं बताऊं आपको, जो मानव होता है, मानव लगभग 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। 1.5 से 2 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। तो इस हिसाब से अगर हम जवाब बनाएं तो 1.5 से 2 लीटर के बीच वाला मामला, तो यहाँ 1.2 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा से कम है, और 3 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और 2.5 भी ज़्यादा हो रहा है। जवाब हमारा राइट बनेगा 1.8 लीटर। तो 1.5 से लगभग 1.5 से 2 लीटर आपको ध्यान रखना है। अगर यही बात की जाए लार की, तो मानव शरीर में जो मानव का मुंह होता है वहाँ पर लगभग 24 घंटे में लगभग 2 लीटर लार निकलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ लिखा गया है कि कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। और यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं इनको कौन सा रोग हुआ है, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो आपका जवाब यहाँ बन जाएगा। यहाँ लिखा गया है कि कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। बैक्टीरिया का अर्थ ये है कि जीवाणु के कारण ऐसा कौन सा रोग है जो होता है। तो जीवाणु के कारण आपको ढूंढना है। पहला खसरा लिखा गया है, तो खसरा तो आपको ध्यान देना है, ये एक वायरस जनित रोग है, ये वायरस से फैलने वाला रोग है। और जबकि हेपेटाइटिस बी भी एक वायरस से होने वाला रोग है, एक वायरस से होने वाला रोग ये भी। और बात की जाए अगर पोलियो की, तो पोलियो भी आपका वायरस से ही होता है। और अगला बचा आपका आंतज्वर, और जो जीवाणु से होता है, जो जीवाणु से होता है, और या फिर बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया की अगर खोज की बात की जाए तो इसकी खोज की थी एंटोनी ल्यूवेन हाक द्वारा इसकी खोज की गई थी। एंटोनी ल्यूवेन हाक द्वारा खोज की गई थी जीवाणु को। तो आंतज्वर है, आंतज्वर को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे हम टाइफाइड भी कहते हैं। और टाइफाइड को ध्यान रखना, इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है, और इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपको टाइफाइड बुखार होता है तो उसके लिए जो जांच कराई जाती है उसका नाम है विडाल टेस्ट भी कराया जाता है, और जिससे इस बात की पुष्टि हो पाती है कि आखिर आपको टाइफाइड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो टाइफाइड, मियादी बुखार, आंतज्वर, आंत का बुखार कहते हैं, और इससे हमारी छोटी आंत प्रभावित भी होती है। तो जो आपकी छोटी आंत है वो आपकी प्रभावित हो जाती है। और जहाँ बात की जाए हेपेटाइटिस की, तो इससे हमारा लीवर प्रभावित होता है, और पोलियो से तो आपका तंत्र प्रभावित होता ही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख का रंग आंख के किस पर निर्भर करता है। तो कहने का अर्थ है, आपने देखा भी होगा आपके समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों का रंग थोड़ा सा भूरा होता है, कुछ लोगों की आंखों का रंग थोड़ा सा नीला होता है, कुछ लोगों की आंखों का रंग थोड़ा सा सफ़ेद होता है। तो इस टाइप से आपको अलग अलग लोगों में अलग अलग रंग देखने को मिल जाएंगे। ऐसा किस कारण से संभव हो पाया। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो थोड़ा आँख दिख रही है आपको, थोड़ा से ब्लू दिख रही है, और यहाँ पर कलर चेंज है, और यहाँ पर भी थोड़ा से कलर चेंज ही है। तीनों जगह पर जो रंग है वो बदला आपको लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो पाया है, ये डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड करता है आरिश पर, डिपेंड करता है आरिश पर। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ कार्निया लिखा गया है, तो कार्निया को आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई मानव नेत्रदान करता है तो उसके नेत्र का कार्निया का पार्ट निकाला जाता है। तो दान करते समय कार्निया वाले पार्ट को आँख से निकाला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न आपकी बार दिख रहा है आपसे, यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न में से खनिज को पीला केक कहा जाता है। तो किस खनिज को पीला केक कहा जाता है। पीला केक हमने यहाँ पर आपके लिए
लगाया भी है, आप यहाँ देख लीजिए, यही पीला केक है। तो असल में इसका उत्तर बनेगा क्या, पूछा भी गया है। 19 तारीख को पेपर हुआ है जून में 2018 में, और सेकंड शिफ्ट का पेपर यूपीपी कांस्टेबल के पेपर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीला केक किसे कहा जाता है। अब यहाँ प्लूटोनियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, एल्युमिनियम है। अगर बात की जाए प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम की, तो ये तो तीनों आपके नाभिकीय ईंधन है, तीनों नाभिकीय ईंधन है, मतलब तीनों का प्रयोग हम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में कर सकते हैं। तो प्लूटोनियम, थोरियम है और यूरेनियम। तो पीला केक किसे कहा जाता है, जवाब हमारा यूरेनियम है। आप इसको देखिए, ये यूरेनियम ही दिख रहा है जो बिल्कुल येलो दिखता है, तो यूरेनियम, इसे हम पीला केक के नाम से जानते हैं। और जो थोरियम है, थोरियम का भारत में सबसे ज़्यादा भंडार है। तो भारत में विशाल भंडार है, थोरियम के विशाल भंडार है, सबसे ज़्यादा भंडार यही है विशाल भंडार। और किस राज्य में है, तो राज्य आपका केरल है। केरल में जो रेत पाई जाती है तटवर्ती मैदानों में, उन रेत में आपके थोरियम पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जवाब बना हमारा यूरेनियम, आपका जवाब बन जाएगा। और ये तो आपको लॉलीपॉप देने के लिए लगाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक की बात की जा रही है, पेनिसिलिन की बात की जा रही है। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। और यहाँ एंटीबायोटिक दवाएं भी आपके सामने पेनिसिलिन यहाँ दिख भी रही होगी। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को आपको ध्यान रखना है, इन्होंने दिया था उत्प्लावन का सिद्धांत, उत्प्लावन का सिद्धांत कहने का अर्थ ये है कि जो तैरने के नियम है, तो तैरने के नियम किसने दिए थे, आर्किमिडीज ने दिए थे। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को तो आप जानते हैं कि टेलीफोन के आविष्कारक माने जाते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है और लुई पाश्चर है। तो जवाब बनेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। लुई पाश्चर को अगर आप ध्यान रख पाए तो इन्होंने किया था रेबीज के टीके की खोज। रेबीज के टीके को किसने खोजा था, रेबीज के टीके को खोजा था लुई पाश्चर ने। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने पाश्चुरीकरण खोजा था, पाश्चुरीकरण की खोज की थी। अब ये क्या है, तो दूध को लगभग कहा जाता है कि आधे घंटे तक 62 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाए तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और इसे कहते हैं पाश्चुरीकरण। खोजा गया था लुई पाश्चर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, देखिए यह लिखा गया है क्यों बुखार के बारे में बात किया जा रहा है। क्यों बुखार, क्यों आया बुखार, है ना। तो क्यों बुखार के बारे में बात किया जा रहा है। क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है। कितने लोग बना पाएंगे, ईमानदारी से बताना आप इसका जवाब बना पाएंगे बिना बताए। देखिए एक बार, मैं चुप हूं, अब देखिए इसको। चलिए बड़े होशियार निकले आपने यही ऑप्शन चूज किया होगा, पक्का मैं बता रहा हूँ, इसी को आपने चूज किया है जी, और यही बिल्कुल सही जवाब भी है। अब समझिए मेरी बात को। जो क्यों बुखार होता है वो जीवाणु की वजह से होता है, और जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है काक्सियला वर्नेटी नाम है। और आप यहाँ देखेंगे जो यहाँ इमेज लगाई गई है, जो मानव होता है, मानव इससे इन्फेक्ट होता है तो मानव में आता है, मानव में इंजेक्ट होता है। किस वजह से होता है, तो जो आपके भेड़ हैं, बकरियां हैं, इनके द्वारा ये फैलता है। तो भेड़, बकरियां और अदर भी आपके जो पालतू जानवर हैं, जिसमें खरगोश हो सकता है, चूहे हो सकते हैं, इनके द्वारा यह रोग फैलता है। तो क्यों बुखार किनसे फैलता है, जो आपके भेड़ हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, इनके द्वारा क्यों बुखार फैलता है। और जो जीवाणु है उसका नाम है काक्सियला वर्नेटिस का बिल्कुल नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, शरीर के किस भाग में त्रिज्यास्थि पाई जाती है। तो शरीर के किस भाग में त्रिज्यास्थि पाई जाती है। आप इधर मत देखिए, आप पहले उत्तर ढूंढिए, आप पहले इधर ही देखने लगते हैं, क्योंकि इसी में उत्तर छिपा भी होता है, आप भी जान रहे हैं। तो शरीर के किस भाग में त्रिज्यास्थि पाई जाती है। त्रिज्यास्थि की बात की जाए तो इसे हम कहते हैं रेडियस कहते हैं।
तब तो आप जवाब ढूंढ ही लेंगे। जो रेडियस है कहाँ पाया जाता है, अगर आप ध्यान दें जो आपका ये कलाई वाला एरिया है, कलाई में आप अगर देखेंगे तो कलाई में आपकी दो हड्डियां हैं और दोनों हड्डियों में एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना नाम है। तो रेडियस और अल्ना अगर आप यहाँ ध्यान दें, जो आपकी कलाई है यह देखिए आप यहाँ पर जो आपको कार्पल दिख रहा है और उसके आगे आपके फेलेंजेस मतलब ये उंगलियां दिख रही हैं और यहाँ पर आपकी हड्डी दिख रही है, एक ये और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट है और यहाँ पर जो दिख रहा है आपके ये वाला पार्ट है और आगे आपको दो हड्डियाँ दिख रही हैं। तो एक तो रेडियस है, एक तो अल्ना हो जाएगी और वही यहाँ भी दिखाया गया है, यहाँ भी वही दोनों हड्डियाँ हैं, रेडियस और अल्ना ही लगातार आपको यहाँ दिखाई गई हैं, अलग अलग आपके वे में यहाँ दिखाई गई हैं। तो आप यहाँ ध्यान दें, जो रेडियस है कहाँ पाई जाएगी, जवाब आपका हो जाएगा कलाई, इसका जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो रेडियस और अल्ना कहाँ पाई जाती है, आपकी कलाई में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अंडे की सफेदी में मौजूद जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो आप जो देखे हैं अंडा, बहुत सारे लोग देखे भी नहीं होंगे, हालांकि देखे सब लोग होंगे, खाए नहीं होंगे। कहने का अर्थ ये है, तो खाए हो या फिर ना खाए हो लेकिन आपने देखा जरूर होगा और हो सकता है आपने बिना फूटा हुआ देखा हो। और यहाँ पर तो फूटा अंडा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पीला वाला भाग है, पीला वाला भाग यहाँ है और जो व्हाइट वाला भाग आपको साइड में दिख रहा है यही आपका व्हाइट वाला भाग है। और आमलेट खाने वाले तो इसे बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, सीधा सीधा अगर हम ध्यान दें तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपका व्हाइट वाला पार्ट है इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। कहने का सीधा सीधा अर्थ यही एक लाइन में कि जो आपका व्हाइट वाला भाग है इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। जवाब आपका हो जाएगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और कैरोटीन में एक प्रोटीन है जो आपके नाखूनों में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिख रहा है कि कौन सा ऐसा खनिज है जो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। तो कहने का अर्थ ये कि जो आपको मांसपेशियाँ और जो आपका तंत्रिका तंत्र है जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको सक्रिय मतलब उसको एक्टिवेट करता है और उसको नियंत्रित मतलब उसको कंट्रोल भी करता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है। हालांकि आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे लोग इसको नोट डाउन भी कर ले होंगे और इस हिसाब से हमारा जवाब बन जाएगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बात की जाए लोहा की, तो लोहा जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में जो आपकी लोहा है तो लोहा की अधिकता की वजह से जब लोहा की मात्रा होती है तभी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। जब हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा तब ये हीमोग्लोबिन आपके शरीर में जो आपकी ऑक्सीजन की कोशिकाएं हैं, जो ऑक्सीजन के अणु हैं उनको आराम से परिवहन कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हालांकि लोहा को आप याद रखना कि लोहे की कमी से आपकी बॉडी में एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं। एनीमिया का मतलब ये है कि शरीर में रक्ताल्पता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है लोहे की कमी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ दिख रहा है कि निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस में भी कहा जाता है। अब चूज करिए इसका जवाब। आप पहला ऑप्शन लिखा है फास्फोरस विषाक्तता, अगला लिखा है संख्या या फिर आर्सेनिक विषाक्तता, अगला है प्लूटोनियम विषाक्तता और अगला है सीसा विषाक्तता। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जवाब में इसको चूज कर रहे हैं और जो बिल्कुल के बिल्कुल ही सही भी है। तो सीसा विषाक्तता इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब जो सीसा होता है, जो लेड होता है, लेड या फिर सीसा, जब इसकी मात्रा जल में घुल जाती है और वो जल जब किसी व्यक्ति के शरीर में जाता है तो उससे मानव में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं और जो आपके हृदयघात, मांसपेशी, तंत्रिका तंत्र, अनेक आपकी किडनी है, लीवर है, मतलब आपकी बॉडी के हर एक पार्ट के लगभग हर एक पार्ट को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ सीसा विषाक्तता या फिर लेड विषाक्तता बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार्डियोलाजी की बात की जा रही है। जो कार्डियोलाजी है जिसमें हम
कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो कार्डियोलॉजी में दिल का अध्ययन किया भी जाता है, हृदय का अध्ययन किया भी जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है मल्टीमीटर है, एंथ्रोपोमेट्री है, अगला कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, अगला एनोड रे ऑसिलोस्कोप है। तो जो हृदय होता है, हृदय के अध्ययन के लिए कार्डियोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है, तो ये किसका प्रयोग करके किया जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हो जो आपकी एनोड रे है, तो एनोड रे ऑसिलोस्कोप से मदद से हम यहाँ पर दिल की धड़कन का अध्ययन कर पाते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है कि जब खाने में लंबे समय तक, काफ़ी दिन हो जाए, लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, आप काफ़ी समय बीत गया और हरी सब्जी का प्रयोग अपने भोजन में नहीं कर रहे हैं, तब आपको कौन सी बीमारी होगी। आपको ढूंढना है कि किस बीमारी से आप प्रभावित हो जाएंगे। और सब बच्चे तो इधर ही देख रहे होंगे और इसे देखकर बचपन वाला एक खेल भी आपको याद आ रहा होगा। आप बताना कमेंट में कि आपके क्षेत्र में, आपके घर में इस खेल को क्या कहा जाता था। चलिए देखते हैं इसका जो जवाब होगा स्कर्वी लिखा है, रात्र अंधत्व लिखा है, वेरी है और पेलाग्रा है। अच्छा, हम ध्यान दें, जो रात्र अंधत्व है, रात्र अंधत्व मतलब सीधा कहा जाए कि नाइट ब्लाइंडनेस, और जिसे हम कहते हैं रतौंधी भी तो कहते हैं, तो रतौंधी कहते हैं। और ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हम ध्यान दें, अगर एक नॉर्मल विजन है, आपकी आंख नॉर्मल है, तो रात में आपको थोड़ा ऐसे दिखेगा, थोड़ा सा इस तरह दिखेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखना आप। अगर आपकी आंख बिल्कुल नॉर्मल है, अगर आपकी आंख नॉर्मल है तो आपको ऐसा दिखेगा। और आपको अगर नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है, अगर आपको रतौंधी हुई है, तो आपको भैया ऐसा दिखने वाला है और ऐसे में आप कहीं जा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप भोजन में हरी सब्जी का प्रयोग जरूर से जरूर करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है फिर से। अगला प्रश्न यहाँ है कि मज्जा जिसे हम कोलेजन भी कहते हैं। अब मज्जा है क्या, तो इधर देखिए आप, जो भी आपकी हड्डियाँ होती हैं, तो हड्डियाँ जो मोटी वाली हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अंदर पाया जाता है मज्जा, और जिसे हम सही अस्थि मज्जा भी कहते हैं। तो मज्जा पाया जाता है और मज्जा में ही आपकी जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका निर्माण भी होता है, चाहे वो RBC हो और चाहे WBC हो, उन सब का निर्माण आपकी अस्थि मज्जा के भीतर ही किया जाता है। तो मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है। पहला ऑप्शन विटामिन A लिखा गया है, फिर अगला विटामिन B12 लिखा गया है, विटामिन C 6 लिखा गया है और विटामिन C लिखा गया है। जो इसका राइट जवाब बन जाएगा, राइट जवाब है विटामिन C की मदद से मज्जा का निर्माण होता है, मज्जा का गठन होता है। ये हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और विटामिन C की पूर्ति के लिए हम खट्टे फल पर डिपेंड होते हैं, जैसे आंवला हुआ, नींबू हुआ, मौसमी हुआ, इन सब में आपको विटामिन C की मात्रा भरपूर मिल जाएगा। और इसकी कमी से भी आपको स्कर्वी रोग हो जाता है, और जहाँ पर आपके दांत व मसूड़े इससे प्रभावित हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिख रहा है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो जो पौधे हैं इनको हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, किस माध्यम से मिलता है, वही पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन मृदा जल लिखा गया है, फिर मृदा लिखा गया है, फिर धूप लिखा गया, फिर वायु लिखा गया है। जिसका राइट जवाब बन जाएगा मृदा जल। जो मिट्टी का जल होता है, मिट्टी का जल, वहीं से हाइड्रोजन पौधे प्राप्त करते हैं। मृदा जल आपको यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा आपको दिख भी जाएगा, यहाँ पौधे हैं और पौधे की जो जड़ें नीचे तक आएंगी, और जो मिट्टी है, मिट्टी की जो नमी है, मिट्टी में जो भी जल एब्जॉर्ब है, वही जल जाइलम के द्वारा पौधे सोख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ दिख रहा है कि कौन सा स्तन प्राणी लोमड़ी के रूप में उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। तो उड़न लोमड़ी के रूप में कौन सा जाना जाता है। हालांकि आपने बहुत गलत काम किया है, इसे आप पहले देख लिए।
अब इसे आप ना देखते पहले आप इसे देखते, थोड़ा इसे ध्यान से देखो आप, और इसे ध्यान से देखो आप, दोनों देखो ध्यान से आप, इनको आप पहचान भी ना पा रहे होंगे इनको देखने के बाद। तो इन्हीं ही हम कहते हैं उड़न लोमड़ी, उड़न लोमड़ी कहते हैं। और इसका उत्तर बताने के साथ हमें हो सकता अब नहीं होगी, जो जवाब हो जाएगा बहुत लोग को अब भी नहीं आया, इसका जो जवाब होगा, जवाब हो जाएगा, इसे कहते हैं, अच्छा उड़न गिलहरी है, डार्विन लोमड़ी है, सफ़ेद लोमड़ी है, इसे हम कहते हैं चमगादड़ कहते हैं। और चमगादड़ हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे देखने के बाद और इसे देखने के बाद नहीं पता चल पा रहा है, और इसे देखने के बाद हमें तुरंत पता चल जा रहा है इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है कि अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतलन उपचार की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है। अब मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा समझिए मेरी बात को। कहने का अर्थ ये है कि जब भी हम किसी बीज को बोते हैं तो बोने से पहले एक प्रक्रिया होती है और जिसे कहते हैं द्रुत शीतन उपचार। और वो प्रक्रिया करने के बाद जब भी वहाँ आप बीज बो देंगे और उसके बाद जब वहाँ पुष्पन होगा, मतलब वहाँ फूल लगने की बारी आएगी, तो फूल लगने के लिए वो जो आपका द्रुत शीतलन है वो उसको प्रेरित करेगा कि उसमें जल्दी से जल्दी फूल आ जाएँ और अच्छे फूल हों और विकसित फूल आएँ। इसी के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो जो इसका जवाब है वर्नालाइजेशन प्रक्रिया। अगर यहाँ आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ एक पौधा आपको दिख रहा है, नो कोल्ड एक्सपोजर है, मतलब ये है कि इसका उपचार नहीं किया गया है, और जबकि इनका उपचार किया गया है। तो देखिए यहाँ भी और यहाँ भी लगभग 1 से 2 वीक में अच्छा खासा यहाँ पुष्प आपको दिख रहा है, और लगभग 3 से 6 वीक में आपको पूरे यहाँ फूल खिले दिख रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आप पुष्पन की प्रक्रिया है उसको प्रेरित कौन करता है, तो बीज प्रशीतन या फिर वर्नालाइजेशन इसको प्रेरित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो मानव के शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो इंसुलिन को पैदा करता है, और इंसुलिन को जो पैदा करता है वो अंग है आपका अग्न्याशय है। अग्न्याशय को आप अंग्रेजी में पैनक्रियाज भी कहते हैं। पैनक्रियाज कहते हैं जो अग्न्याशय होता है, जो आपकी अग्न्याशय है। अग्न्याशय में 3 टाइप की ग्रंथियां हैं, एक आपकी अल्फा है, एक आपकी बीटा है, एक आपकी गामा है। तो अल्फा, बीटा, गामा ये 3 कोशिकाएं हैं, और जहां से आपके 3 कोशिकाएं हैं और जहां से आपके इंसुलिन निकलता है। तो इंसुलिन अगर बात करें, इंसुलिन आखिर कहां से निकलता है, इन तीनों में भाई अलग अलग है, अल्फा अलग है, बीटा अलग है, गामा अलग है। जो इंसुलिन है बीटा से निकलता है, इंसुलिन बीटा से निकलता है। और जबकि बात की जाए जो अल्फा है, अल्फा से निकलता है आपका, अल्फा से यहाँ से निकलता है सोमेटोस्टेटिन निकलता है। और जो गामा यहाँ से ग्लूकेगान निकलता है। और जबकि जो बीटा है यहाँ से निकलती है आपकी इंसुलिन यहाँ से निकलती है। 3 कोशिकाएं हैं, तो कहने का मतलब ये है इंसुलिन। तो कहने का अर्थ है जो अग्न्याशय में 3 कोशिकाएं हैं, एक अल्फा है, बीटा है, गामा है। और जो बीटा है वहाँ से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, और गामा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है, अल्फा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है, और जो गामा है यहाँ से ग्लूकेगान निकलता है। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अगर इंसुलिन की कमी हुई तो इसकी कमी होती है, तो कमी से आपको रोग होता है। उस रोग का नाम है मधुमेह है। तो मधुमेह कहते हैं, या फिर इसे ही डायबिटीज़ कहा जाता है। मधुमेह, डायबिटीज़, या फिर इसे ही शर्करा कहा जाता है। और अगर बात की जाए कि अगर इंसुलिन की अधिकता हुई, तो कमी से तो रोग आपने देख लिया, अगर अधिकता हुई, बॉडी में ज़्यादा हुआ इंसुलिन, तब कौन सा रोग होगा, तो उसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो कमी से तो अभी तक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जवाब इंसुलिन हो जाएगा। लेकिन अगली बार अगर आपको एग्जामिनर फंसाएगा, आएगा, दाना वहाँ डालेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है, शिकारी के चक्कर में आपको फंसना नहीं है। आप जवाब पहले से जानिए कि इंसुलिन की अगर बॉडी में अधिकता हुई तब वहाँ रोग होगा, हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन ये डहेलिया की जड़ में भी पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है, कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। तो कहने का अर्थ ये है
कि मानव के शरीर का ऐसा कौन सा अंग है, ऐसा कौन सा अंग है इन चारों में से ऐसा कौन सा अंग है जो आपके अप्रयुक्त हैं, जिनका यूज नहीं है, और क्षतिग्रस्त बिंबाणु है, मतलब आपकी जो रक्त कोशिकाएं हैं, बिंबाणु हैं, क्षतिग्रस्त हैं, अप्रयुक्त हैं, खराब हो चुके हैं, उनको हटाने के लिए कौन सक्षम है। और उस अंग को कहा जाता है ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो ब्लड बैंक भी कहा जाता है, तो उस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। और ब्लड बैंक के अलावा भी कुछ कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, या फिर कब्रगाह भी कहा जाता है। तो आरबीसी के कब्रगाह या फिर ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। और जवाब आपका है तिल्ली, आपका बिल्कुल यहाँ राइट जवाब बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और तिल्ली को आप प्लीहा भी कहते हैं, और प्लीहा पाया कहाँ जाता है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लीहा आपको दिख रहा है और यहाँ भी प्लीहा आपको दिख रहा है, प्लीहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने वाले, शायद हमें ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और इसका जवाब भी आप जान ही रहे होंगे। इसका जवाब हो जाएगा एनोड्रे ऑसिलोस्कोप हो जाएगा। और ये शायद हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी था। क्वेश्चन सारे इंटरेस्टेड थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो थी। और इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किए हैं। और अगली जो पार्ट आएगी, जो आगामी नेक्स्ट डे आपको मिलेगी, वहाँ भी बायोलॉजी का अच्छा खासा डोज होने वाला है। तो अगर आप वीडियो पूरी देखें तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रश्न में आपको कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप ज़रूर करिएगा कमेंट। मैं 100% वादे के साथ कहता हूँ कि मैं आपका जवाब ज़रूर से ज़रूर देने के लिए तैयार रहूँगा। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, जहाँ फिर से 25 प्रश्न देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।